बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से पहले मैंने जो लेक्चर दिए हैं उसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस किया था। उसमें कौन सी एक थ्योरी थी, पाल्म पुडिंग थ्योरी, उसको डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने पाल्म पुडिंग थ्योरी को किस तरह इनकरेक्ट साबित किया। उन्होंने कहा कि ये करेक्ट नहीं है पाल्म पुडिंग थ्योरी, या रदरफोर्ड ने कहा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हमने एटम के स्ट्रक्चर में मौजूद एटम में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन की थी। उसमें कौन कौन सी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उसने क्या लिया एक्सपेरिमेंट के लिए? एक ली गोल्ड फाइल। सोने का एक वर्क लिया। इसकी जो मोटाई थी वो कितना थी? 0.0004 सेंटीमीटर इसकी ये मोटाई थी सोने के वर्क की। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को, हीलियम के न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करवाया। अब ये हीलियम के न्यूक्लियाई कहां से आए? सोर्स ऑफ हीलियम है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था? ये पोलोनियम भी हो सकता है और रेडियम भी हो सकता है। ये दो एलिमेंट थे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब जो अल्फा पार्टिकल है, मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जो अल्फा पार्टिकल हैं ये क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। जो न्यूक्लियाई है वो जैसे न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर है, अल्फा पार्टिकल भी ऐसे घुसने की ताकत रखते हैं। मतलब किसी चीज में इनको पेनिट्रेट करने की ताकत ज्यादा होती है। उन्होंने क्या किया? जब इसको बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल को, तकरीबन 20,000 जो अल्फा पार्टिकल थे, 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गया गोल्ड फाइल के ऊपर। जब उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो सीधे क्या हुए? पास हो गए, बोर्ड की फाइल में से सीधे गुजर गए बहुत सारे। गोल्ड के वर्क में से सीधे गुजर गए। फिर कुछ क्या हुए? कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे 20,000 में से, 20,000 में से थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक लार्जर एंगल पर बेंट हुए। क्या हुए? लार्जर एंगल पर बेंट हो गए। मतलब यहां से आए, सीधा गुजरने की बजाय उनके रास्ते में ये न्यूक्लियस आया, वो न्यूक्लियस से टकराकर अपना रास्ता उन्होंने मोड़ लिया।
ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल बेंट हुए लार्जर एंगल पर, ये क्या जाहिर करते हैं? ये जाहिर करते हैं कि एटम के दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीज मौजूद है। जो अल्फा पार्टिकल क्या हुए? जो अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए, ये जाहिर करते हैं एटम के दरमियान में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब देखें, जो अल्फा पार्टिकल है हीलियम के न्यूक्लियस, उनके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव का चार्ज है। जब ये बम्बार्ड कराए गए, कुछ अल्फा पार्टिकल वो क्या हुए? न्यूक्लियस के साथ टकरा कर लार्जर एंगल पर वो बेंट हुए, बहुत बड़े एंगल पर मुड़ गए। ये जो बहुत बड़े एंगल पर अल्फा पार्टिकल मुड़े हैं, इन्होंने ये जाहिर किया कि जो एटम का दरमियान वाला हिस्सा है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीज मौजूद है। फिर उन 20,000 में से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो न्यूक्लियस के साथ, जो एटम के दरमियान वाले हिस्से के साथ टकरा कर बिल्कुल वापस की तरफ मुड़े हैं। क्या कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एटम के दरमियान वाले हिस्से के साथ टकरा कर वापस मुड़े। ये जो अल्फा पार्टिकल एटम के दरमियान वाले हिस्से के साथ टकरा कर वापस मुड़े हैं, इन्होंने जाहिर किया जो एटम के दरमियान में जो चीज पॉजिटिव चार्ज रखती है वो क्या है? इंतहाई डेंस है, हार्ड है, सख्त है। वो क्या है? सख्त चीज है। तो एटम के दरमियान में जो चीज मौजूद है वो इंतहाई सख्त चीज मौजूद है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करके देखते हैं। सोने का एक वर्क लिया, गोल्ड फाइल ली, उसकी मोटाई कितना थी? 0.40 0.40 सेंटीमीटर थी उस गोल्ड की जो फाइल थी, उसकी मोटाई। फिर इसके ऊपर क्या किया गया? इस गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार करवाया गया। अब ये अल्फा पार्टिकल कहां से लेकर आए? इन अल्फा पार्टिकल का सोर्स है पोलोनियम या रेडियम। ये अल्फा पार्टिकल है क्या? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो अल्फा पार्टिकल है, इनकी पेनिट्रेट करने की, घुसने की ताकत, किसी भी चीज में से घुसने की ताकत क्या है? इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। जब उसने गोल्ड की फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार कराया, उन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो गोल्ड फाइल में से सीधे के सीधे गुजर गए। अब ये जो सीधा गुजर गए हैं, ये जाहिर करते हैं कि जो एटम का बहुत सारा हिस्सा है वो क्या है? खाली है। जो अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, क्या जाहिर करते हैं? एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए? एटम के दरमियान वाले हिस्से से टकराने के बाद, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसके साथ टकराने के बाद एक लार्जर एंगल पर बेंड हुए, बहुत बड़े एंगल पर मुड़ गए।
इन्होंने क्या जाहिर किया? इन्होंने जाहिर किया, ये जो लार्जर एंगल पर मुड़ रहे हैं, इन्होंने जाहिर किया कि एटम का जो दरमियान वाला हिस्सा है इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल में से थोड़े से अल्फा पार्टिकल एटम के दरमियान वाले हिस्से के साथ टकराने के बाद बिल्कुल वापस की तरफ मुड़े। अल्फा पार्टिकल का वापस की तरफ मुड़ना ये जाहिर करता है कि जो एटम का दरमियान वाला हिस्सा है ये क्या है? इंतहाई ठोस है और सख्त चीज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये चीज पता चल गई। रदरफोर्ड ने कहा जो हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये जो अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो एटम का दरमियान वाला हिस्सा है उस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे रदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया किस तरह का था ये देखें। नेगेटिव पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड ने कहा जो एटम का दरमियान वाला हिस्सा है ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसके गिर्द क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। रदरफोर्ड ने एटम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर दिया वो निज़ाम शमसी की तरह का एक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट की कहानी थी वो यहाँ पर खत्म हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद है। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, चाहे वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, हेप्रॉन है, जो भी चीज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या चीज है? एटम के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम पार्टिकल्स, चाहे वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन, हेप्रॉन, जो भी चीज है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। निजाम शमसी की तरह का एटॉमिक मॉडल दिया रदरफोर्ड, लेकिन इसका जो मॉडल था उसने पाल्म पुडिंग थ्योरी को तो रिजेक्ट किया। पाल्म पुडिंग थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने लेक्चर में। अगर किसी स्टूडेंट को पाल्म पुडिंग थ्योरी के बारे में नहीं पता तो वो मेरे लेक्चर देख सकता है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, जो लास्ट लेक्चर है देख सकते हैं। रदरफोर्ड ने पाल्म पुडिंग थ्योरी को तो रिजेक्ट कर दिया, एक अचीवमेंट तो इन्होंने कर ली। अब इनका जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इसने रदरफोर्ड ने दिया था, जो साइंटिस्ट थे बाकी साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए इनके एटॉमिक मॉडल के ऊपर। वो ऑब्जेक्शन क्या थे? इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा अगर इस पर माइनस का चार्ज और ये घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो चीज चार्ज होती है और घूमती है उसको क्या करनी चाहिए? एनर्जी खारिज करनी चाहिए, मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। दोबारा सुने, क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज जिस पर चार्ज मौजूद हो और वो घूम रही हो तो वो क्या करती है? जब तक घूमती रहती है मुसलसल एनर्जी खारिज करती रहती है। इस तरीके से जो एटम है, एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम देना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम देना चाहिए? पहला ऑब्जेक्शन क्या था? नेगेटिव चार्ज रखने वाली चीज को मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। इस तरीके से अगर मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो क्या देगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन एटम क्या देता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है। एक तो रदरफोर्ड ने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता, एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता।
पहला ऑब्जेक्शन क्या था? ये था कि जो एटम है, एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन नेगेटिव चार्ज को क्या करनी चाहिए? अगर ये घूम रहे हैं तो इनको मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करेंगे तो कौन सा स्पेक्ट्रम देंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन एटम जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता। एटम कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है। रदरफोर्ड इस चीज का क्वेश्चन का जवाब नहीं दे। दूसरा ऑब्जेक्शन साइंटिस्ट को क्या था? जो साइंसदान थे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये घूम रहे हैं, ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं। अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी खारिज कर करके इनकी एनर्जी इतना कम हो जाएगी कि इनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो इनको क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि मुसलसल एनर्जी खारिज कर करके इनकी एनर्जी इतना कम होगी कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, जो एटम का स्ट्रक्चर है, जो एटम है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एटम का वजूद खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी खारिज करने के नतीजे में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी एक वक्त में इतना कम हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं तो एटम का वजूद खत्म हो जाएगा। Existence of atom will be destroyed if they will fall into the if an electron will fall into the nucleus of an atom। लेकिन एटम क्या है? स्टेबल है। दूसरा ऑब्जेक्शन कौन सा था? दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि एटम स्टेबल कैसे है? Why atom is stable? जो एटम है ये क्याम पजीर क्यों है? दूसरा ऑब्जेक्शन उनका ये था। इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर थे वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मौजूद नहीं थे। उन्होंने सिर्फ निजाम शमसी की तरह का एक एटॉमिक मॉडल दिया। फिर साइंटिस्ट ने, जो साइंसदान थे, उन्होंने ये दो ऑब्जेक्शन लगाए। इन ऑब्जेक्शन का आंसर रदरफोर्ड के पास मौजूद नहीं था, लेकिन रदरफोर्ड को ये अचीवमेंट हासिल थी कि उन्होंने पाल्म पुडिंग थ्योरी को गलत करार दे दिया। अब ये जो दो क्वेश्चन है इनका आंसर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में तो मौजूद नहीं था। इसके लिए क्या बन गया? एक क्वेश्चन बन गया रदरफोर्ड के लिए। इन क्वेश्चंस का जो आंसर था, इन ऑब्जेक्शन का जो आंसर था, वो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिया। वो हम इंशाल्लाह कल बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता, एटम स्टेबल क्यों है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? बोहर के एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।